हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान की म्यूज़िकल इंडस्ट्री को अल्लाह ताला ने बहुत ही टैलेंटेड गुलकारों से नवाजा है, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया है। हमारे आज के जो शो के मेहमान हैं वो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक बहुत नामवर गुलकार के बेटे हैं। हम बात कर रहे हैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बेटे आमिर ग़ुलाम अली की, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारेंगे और जानेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, कैसे इंसान है। अपने घर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बिल्कुल देर नहीं करवाएंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आमिर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मोस्ट वेलकम। प्लीज आइए। थैंक यू। आइए। आमिर, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं। पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप लोग मेरी तरफ आए स्पेशली, और मुझे बहुत खुशी है। तो जहाँ तक रही इब्तिदाई सफ़र की, तो बहुत स्ट्रेंज सफ़र है मेरा, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि जो आर्टिस्ट का बेटा है या किसी सिंगर का बेटा है वो सिंगर ही होगा, मोस्टली डॉक्टर का बेटा है डॉक्टर ही होगा। लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो चेंज भी होते हैं, या वालिदैन के इंटरेस्ट चेंज होते हैं अपने बच्चों के बारे में कि मैंने इस बच्चे से ये करवाना है, हाँ। मैंने इस बच्चे से वो करवाना है, तो सेट होते हैं ये चीज़ें। तो मैं लाइफ में म्यूज़िक, मैं जो समझता हूँ कि मेरी लाइफ में ये जो टर्न आया, ये मैं समझता हूँ अल्लाह की मर्ज़ी से आया। क्योंकि मैं जो है ना, मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से ही कहते थे तो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, शार्प हो, तो तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। इवन उन्होंने मुझे यूएस भेजा, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि उन्होंने मुझे क्या पढ़ने भेजा और मैं वहाँ से क्या पढ़ा हूँ मैंने वहाँ पे। अच्छा। तो वो करते कराते मुझे, मेरा बड़े भाई साहब, उनका बचपन से ही तालीम शुरू थी वालिद साहब के साथ, तो हमारे भी माइंड सेट में था कि अब बाबा चल रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं तो वो करेंगे। तो सडनली कुछ ऐसा भाई साहब के साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई, यूएस से वापस आए तो थोड़ी सी उनकी जो है तबीयत नासाज रहना शुरू हुई। अच्छा। तो फिर वो काफ़ी सीरियसनेस तबीयत में आ गई, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड रहना, तो उनका थोड़ा सा मिजाज जो है ना वो थोड़ा सा पैटर्न से हटने लगा। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान रहने लगा। इवन वालिद साहब बब्बा जो हैं वो तो ज़ाहिर है वो तो बाप है, उन्होंने तो परेशान होना था, तो भाई होने के नाते हम उनको बहुत ट्रीटमेंट के लिए साथ हो रही हो। फिर एक चीज़ मुझे बड़ी तंग करती थी रातों को कि यार अब मेरे अब्बा का नाम कौन लेके चलेगा, क्योंकि ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको पता है चलने का नाम ही ज़िंदगी है, रुक जाएं तो फिर वो ज़िंदगी थम जाती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि अब आगे ये लेगेसी को कैरी ऑन करना है, तो क्या होगा। तो दूसरी साइड पे हम उनकी ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, बल्कि बिज़ी क्या, बहुत परेशान थे कि किसी तरीके से ये वापस ट्रैक पे आ जाएं। तो बस उसी दौरान मैं बाहर था, मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर था, दुबई में। मुझे अब्बा ने कहा था कि तुम वहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह करो। तो लेकिन उन बिटवीन जब मैं वापस आया, मैंने ये सोचा कि अब इस चीज़ को आगे कैसे लेके चलना है। तो दिमागों में ख्याल आता था, रातों को अक्सर नींद भी नहीं आती थी। तो खैर म्यूज़िक का मुझे शौक़ बहुत था सुनने का। इवन मेरे कमरे में मैंने अपना ड्रम्स रखे होते थे, मैंने अपना हारमोनियम रखा होता था, कीबोर्ड्स रखे होते थे, जो मैं खुद अपने लिए मज़ा, मैं आपको कहते हैं ना शौकिया अपने लिए मज़ा ले रहे हैं, वो करता था। तो फिर मैंने ऐसे अचानक बैठे बैठे एक एल्बम प्लान हुआ। मेरे कज़न है, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, कोलीग भी है, साहिर अली बगा। तो हम दोनों ने बैठे बैठे बस प्लान किया कि लेट्स डू एन एल्बम, कोई गाने करते हैं। तो उसने वो म्यूज़िक अरेंजमेंट शुरू किए, कंपोजिशंस बनाना शुरू की। तो फिर वो एल्बम जब बना तो उसमें मैं उस एल्बम को लेके 3-4 गाने ही बने थे, उसके डेमोज लेके मैं क्रॉस द बॉर्डर हमारे पड़ोसी मुल्क में गया। तो एक वहाँ की बहुत बड़ी म्यूज़िकल कंपनी है, तो मैंने उसको डेमोज सुनाए, तो उन्होंने मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखता है जी, जो उसकी ज़िंदगी को अक्सर बदल देती है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई शख्सियत है? जी बिल्कुल है, और अल्लाह जो है पंजतन पाक उनको हमारे सर पे सलामत रखे।
उनको उनकी तंदुरुस्ती रखे। मेरे अब्बा जो मेरे लिए मेरे आइडल हैं बचपन से, जो है एज अ सिंगर, एज अ इंसान, इंसानियत के नाते। ऐसा आर्टिस्ट तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत देखे हैं, लेकिन इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कि आजकल का दौर ये है कि एक आध गाना हिट हो जाए तो लोग अपने आप को पता नहीं कहाँ पे महसूस करते हैं। तो एक बंदा जिसने पूरी दुनिया के दिलों को चोरी कर लिया हो, लूट लिया हो, और वो इतना डाउन टू अर्थ हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और उतना ही वो अपने दीन में इंटरेस्ट लें। मेरे अब्बा माशाल्लाह 5 वक्त नमाज, तहज्जुद सब पढ़ते हैं। अब वो इन दुनिया को इतना काम करने के बाद अब उन्होंने अपना लॉ जो है वो तो बड़ी देर से अल्लाह की तरफ लगाया, उनका काम ही यही है। तो उन्हीं से सीखा है, वही आइडल हैं। और मुझे तो लगता है, मैं अगर कहूँ ना कि मैं अपने अब्बा की सिंगिंग से बहुत मुताज़र हूँ तो ये गलत होगा। मुझे जितने भी इंसान में एलिमेंट होते हैं ना, वो सब मुझे अपने अब्बा में मिले हैं। तो माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी, माई आइडल इज़ उस्ताद गुलाम अली खान साहब। आमिर, आप अपने गाए हुए गाने खुद ही लिखते हैं या वो किसी और की तसनीफ़ होते हैं? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जिसका काम उसी को साजे। इंसान जो है, कई लोग बहुत से टैग्स लगा लेते हैं कि मैं आई एम मल्टी टैलेंटेड और ये, और मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन अगर आप ही मल्टी टैलेंटेड हो तो जो दूसरों का टैलेंट है वो कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो जिसमें हर चीज़ में अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ डाली हुई है। सही। तो उस स्पेशलिटी को यूज़ करो। सही। अगर मैं अच्छी कंपोजिशन बना सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। मैं अक्सर अपने गानों के मुखड़े, स्थाइयाँ जो है मैं खुद लिख लेता हूँ। लेकिन मैं फिर उसके बाद फिर भी राइटर्स को, लिरिसिस्ट को बुलाता हूँ कि यार इसमें ना एक जो तेरी जान है ना वो डाल दो उसमें, क्योंकि आपका काम है ये। क्या बात। और मेरा कंपोजिशन का काम है, और मैं बनाऊंगा, मैं लिख भी लेता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप दो ही चीज़ें होती है गाने में मेन जो होती हैं, एक कंपोजिशन मेलोडीज़ की और दूसरी उसकी लिरिक्स। ये अच्छी हो तो गाना हिट है, ये ना अच्छी हो तो लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये कोई मज़ा नहीं आ रहा। अपने वालिद साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताइए। मैं ज़्यादा अगर ज़िंदगी करेंगे तो आपके तो 10 शो भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में यही बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा आर्टिस्ट भी नहीं देखा, ऐसा इंसान भी नहीं देखा। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, नॉट बीइंग हिज सन। ये मैं उनका एक मद्दा, उनका एक फ़ैन होने के नाते बता रहा हूँ। और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जितने भी लोग, उनके बैंड मेंबर्स या उनके साथ ट्रैवल करके मैंने महसूस किया कि ये कोई दरवेश बंदे हैं बस। कोई इनमें कोई कुछ अल्लाह ने कुछ ऐसी पावर्स दी हुई हैं कि उन्होंने काम भी ऐसा किया है और उनकी पर्सनैलिटी भी अल्लाह ने ऐसी बनाई है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, वरना आजकल तो लोग इतने से काम में फूले नहीं समाते। तो जिन्होंने इतना कुछ किया हो वो फिर कहें कि यार कुछ भी नहीं, बस सब अल्लाह का। ये लेसन्स हैं, क्या बात, यही सबक है हमारी ज़िंदगी के लिए। और वो हमें यही कहते हैं कि अपने आप को बेटा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। कभी ये नहीं कहना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये हमारा काम स्पेशली मैं वाला तो है ही नहीं, ये अल्लाह करा देते हैं तो होता है। आपने बताया कि आपने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने देखा। उनकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपको हमेशा याद रह गया हो और आपकी ज़िंदगी पे उसने गहरा असर छोड़ा हो? खान साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं जो ज़िंदगी में गुजरे हैं, क्योंकि मुझे 10, 12, 15 साल हो गए उनके साथ परफॉर्म करते हुए एक स्टेज पे ही। अच्छा। तो पहले तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा वाक़या है कि मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ खड़े होकर एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये जब भी मैं करता हूँ ना, तो तब हर दफ़ा मुझे वही डर लगा रहता है कि यार जैसे होता ना कि एक बब्बर शेर बैठा हो तो फिर वो छोटे मोटे जो शेर हैं या चीते हैं वो उस तरफ से जाते हुए, तो जब वही बुला ले के आ जाओ तो फिर ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर दफ़ा मुझे यही महसूस होता है और मैं अल्लाह पंजतन पाक से कहता हूँ कि बस जो है ना मेरा ये आज का दिन इज्जत से गुजर जाए। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी दुनिया। खूबसूरत सोच। आपके वालिद साहब का गाना हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह गाकर तो सुना दीजिए। अच्छा जी, ज़रूर ज़रूर। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार
मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आपसे मैं आज पूछूंगी आपके फर्जंद के बारे में। जी जी जी। आमिर गुलाम अली के बारे में आप बताइए कि ये कैसे बेटे हैं आपके? ये आमिर भी है, गुलाम भी है और अली का मानने वाला भी है। यही अल्लाह का करम है। तो मैं जो जहाँ तक मैं इसके लिए महसूस करता हूँ तो ये है कि बहुत डीपली म्यूज़िक को प्यार करता है। वो मेरे से भी बहुत प्यार करता है जी। तो क्योंकि फादर से तो प्यार करना वैसे ही ठीक है, वाजिब है, एक दूसरी बात है, लेकिन एज ए म्यूज़िक के हवाले से भी ये मुझे बहुत चाहते हैं। और ख़ास करके बारीकियों में जो असल म्यूज़िक की बारीकियाँ होती हैं ना, उनको ये अपनाना चाहता है और अपना रहा है। अल्लाह का मेरी दुआ है कि अल्लाह करे परवरदिगार इसी तरह सुर में पूरी लाइफ गुजरे और सुर में इनका भी नाम हो जैसा अच्छे लोगों का होता है। खान साहब एक बात बताइए, जब ये छोटे थे तो क्या आपने तब भी ये सोचा था कि आपकी लेगेसी को, आपके नाम को यही लेकर आगे दुनिया में अपना नाम बनाएंगे? ये दुनिया में दोस्तों से प्यार करने वाला और म्यूज़िक से खैर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला और सबसे ज़्यादा अच्छी म्यूज़िक जो अच्छा सिंगर हैं कोई भी हो, मैं तो खैर बाप हूँ, तो कोई भी सिंगर अच्छा हो तो इनको मैं यही कहा है कि बेटा अच्छी चीज़ जो है उसे अच्छा कहना वाजिब होता है। क्या बात, क्योंकि अपने अंदर भी वो अच्छाई आना शुरू हो जाती है। और इसमें ये वो बात है कि वो बारीकियों में म्यूज़िक की जो तय है उसको समझता है। क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी बहुत दफ़ा इसने करवाई। मैं पहले मेरे छोटे भाई ने करवाता रहा, आशिक अली, फिर ये इंडिया में काफ़ी मेरी रिकॉर्डिंग है। वो जो अपना एक पूरा एल्बम किया था आशा भोंसले और मेरा साथ, इसने कंपोजिशन किया था सारा। क्या बात है इसमें तो वो इनसे बड़ा आशा जी बहुत प्यार करने कहते मेरा बेटा है तो जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगी, तो इस तरह बहुत ज़्यादा करते थे। आमिर का कोई ऐसा यादगार वाक़या बचपन का जब इन्होंने कोई शरारत की हो, कभी आपको कुछ बहुत अच्छा लगा हो या किसी बात से अब तक हो शरारतें की हो? अच्छा ठीक है शरारतें। तो कोई मज़ेदार सी बात आप हमें भी बताएं। बस यही है कि जब बैठे बैठे गाड़ी लेके गायब हो जाता था तो मैं इसको ढूंढने शुरू कर देता। तो मैंने कहा तो यार चाहता क्या है, गाड़ी ले जा किसी मुल्क में चलाता जा, कोई बात। तो बहरहाल तो इसका ज़्यादा मूड था अपने उसमें पढ़ाई में भी वो पूरा वक्त दिया कम दिया, लेकिन अपने काम में ज़्यादा इसका मूड था। तो अल्लाह ने चाहा तो मालिक ने मेहरबानी की तो ये उस वक्त उस तय पे आ गया, उस जगह पे आ गया जहाँ पे फनकार का इश्क होता है। इश्क जब शुरू हो जाए ना तो अपने फ़न से इश्क होना चाहिए। तो ये इश्क करने लग गया, सारी सारी रात अपने काम में जागता रहता है। हम भी बहुत जागे हैं अपनी एज में। हम भी 8-8 10-10 दिन टूर अमेरिका का हो रहा है, कनाडा का हो रहा है, सो नहीं रहे, सुबह 8 बजे की फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं। इस तरह से काम इस तरह ही होता है जी। बहरहाल तो इसमें मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा या अपने बाप से दुआएं ली, तो इसने ये भी बहुत इसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह खुश रहूं। क्या बात। तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, आर्टिस्ट को भी मिलती है? सिर्फ पेन मिलता है क्योंकि बाकी अपनी कोशिश से आदमी जो कुछ है ऊपर मालिक बैठा है वो कर जितना पॉपुलर अगर वो लोग सुनने लग जाएं, लोग प्यार करने लग जाएं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। हर आर्टिस्ट तो ऐसा नहीं होता। ये प्यार हुकूमत ने ना किया, कहाँ करना तो चाहिए।
जी, इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अपने गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ और अपने जो तमाम हमारे मुल्क के म्यूज़िक लवर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स को प्यार करते हैं और असल म्यूज़िक से प्यार करते हैं, तो हम तो इनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है जो आजकल के आर्टिस्ट, और जैसे उस्ताद गुलाम अली खान साहब बैठे हुए हैं, या उस्ताद मेहदी हसन खान साहब थे, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, फरीदा खानम जी, मैडम नूरजहां। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग इनको संभाल के नहीं रख पा रहे। बस मेरी आपके थ्रू ये अपने व्यूअर से और अपनी गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारी कोई आर्ट मिनिस्ट्री, कोई कल्चर मिनिस्ट्री, कोई इन चीज़ों पे क्यों नहीं काम कर रहे आप। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे हमारे लेजेंड उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के बेटे आसिफ हसन मेहदी जो हैं, वो किस हालत में पड़े हैं, उनकी मैंने फेसबुक पे और उन्होंने मुझे पर्सनल वीडियोस भेजी, वो जिस हालत में जिस कमरे में पड़े हुए थे, मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने जो उनकी जो इंडिविजुअल जो भी लाइफ है, लेकिन वो हमारे इतने बड़े एक सरमाया, इतने बड़े नाम की औलाद हैं, तो वो इलाज को बैठे हैं, डायलिसिस को बैठे हैं। हमने पर्सनली, मैंने हेल्प करूं या आप हेल्प करें, वो इस तरह नहीं अच्छा होता। हम कोई भी, लेकिन कोई चीज़, एक मिनिस्ट्री कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हम अपने लिए मदद नहीं मांग रहे। अल्लाह का शुक्र है हमारे अब्बा ने हमें ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई ऐसी तरबियत या ऐसी चीज़ नहीं करने दी कि हम लोग फ्यूचर में परेशान हो जाएं। लेकिन जो लोग जो हमारे कुलीग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं, गज़ल से रिलेटेड हैं, तो मुझे तो पर्सनली जोया जी बहुत दुख हुआ और मैंने पर्सनली उनकी हेल्प आउट की। मैं ये कहना नहीं चाहता था। फिर मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई बहुत अच्छे, इब्रारुल हक साहब, उनसे मेरी बात हुई, वो गवर्नमेंट में भी हैं, उन्होंने भी मिल के उनका डायलिसिस वगैरह वहाँ पे एक रूटीन में करवाने की कोशिश की और हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि कम से कम अपने असासों को, अपने सरमायों को और उनकी औलादों को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दें, कोई अच्छी मिनिस्ट्रीज़ दें, कोई अच्छी पोस्ट दें जहाँ पे वो बैठ के आगे न्यू टैलेंट्स को, हम लोग बैठे हैं, हम लोग आगे न्यू टैलेंट को ट्रेन करने के लिए, हमें इनकी कदमों के सदक़े में जो भी इन्होंने बताया, हम आगे लोगों को बताने के लिए रेडी हैं। इल्म बांटने से बढ़ता है, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे म्यूज़िक लवर्स की तरफ से। ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई अकेडमी होनी चाहिए, आर्टिस्ट सिक्योर हो सके, ताकि हम अपने लेजेंड्स की रिकग्निशंस को लूज़ ना करें, ताकि आने वाले जो लेजेंड्स बनेंगे ना, वो कोई बुरा सबक ना लेने इन चीज़ों से। बस ये मेरी एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। हाँ साहब, आपकी जो सबसे खूबसूरत गज़ल है, जो हर किसी को याद है, सबके दिलों में रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, चुपके चुपके रात। अच्छा, आप हमें गुनगुना के सुना दीजिए। चाह माशाल्लाह, जोर जोर। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। Oh my God! Oh my God! खाना अपने वालिद उस्ताद गुलाम अली खान साहब और फैमिली मेंबर्स के साथ खाया। अब खानों के किस हद तक शौकीन हैं? ये तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा जब हम खाने की टेबल पे थे। आप इतना ज़्यादा नहीं खाते? हाँ जी, मैं ज़्यादा खा नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा खाना बनवाने की और उस टेबल पे सजाने की और सब लोगों को, और एक और चीज़, मैं अकेला खाना खा भी नहीं सकता हूँ। मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरे साथ 4-5 अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे होते हैं, तो मुझे मज़ा आता है खाना खाने में, उनके साथ में सब इकट्ठा हो, बरकत भी होती है इत्तेफाक में। आपको ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है किसी से? किसी लड़की की बात कर रहे हैं?
मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सबको ही मोहब्बत होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मोहब्बत ना हो, और मुझे भी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जिससे मोहब्बत की वो मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरी वाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये रिग्रेट भी बहुत बुरा होता है, ये भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आप किसी से एसोसिएट हैं तो अगर आप उसको अपने साथ चाहते हैं, वो आपको ना मिले तो फिर सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सबको प्यार होता है और होना चाहिए, प्यार के बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। घर से हम आमिर गुलाम अली साहब के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने देरीना दोस्त चौधरी नईम अब्बास और अपने छोटे भाई इमरान गुलाम अली साहब से मीटिंग की। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आमिर, उनके साथ मैं सुबह से हूँ और हम लोगों ने काफ़ी सारा वक्त गुजारा। आज हम खान साहब से भी मिले, आपसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ। जी थैंक यू वेरी मच। बताएं कुछ आमिर के बारे में कि बड़े भाई किस तरह के बड़े भाई ये रहे हैं आपके साथ, इनका रिलेशनशिप कैसा रहा है? जी हम भाई तो ज़रूर हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त रहे हैं हमेशा से, आज भी। मतलब इनके और मेरे कॉमन फ्रेंड्स एक ही हैं। अच्छा। मतलब बचपन से लेके आज तक एक ही जगह हमारा उठना बैठना है। एक ही नहीं, लड़ाई भाइयों में शायद हो जाती है, दोस्तों में ज़्यादातर नहीं होती है। तो बस वही एक ही तरह की रूटीन है। हाँ। सारा कुछ इसी तरीके से, सारा मतलब फ्रेंड सर्कल भी सारा एक ही है। अच्छा। मतलब जिसको मैं जानता हूँ उसको भैया भी जानते हैं, जिसको वो जानते हैं उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा। तो बस इसी तरीके से सारा कुछ अच्छे तरीके से सारा कुछ चल रहा है। बचपन कैसा था आप लोगों? जी बहुत ही शरारती, और भाई तो ज़्यादा शरारतें करते थे और मैं पीछे से हर चीज़ की सिचुएशन को देख के हैंडल करता था। वो कवर अप करता था मेरे लिए। मैं बताना चाहूँगा आपको स्पेशली कि मैं जब भी कुछ शरारत करके घर से निकलता था या बाहर से कहा के तो घर शिकायत पहुँच जाती थी, तो मेरा सबसे पहला काम ये होता था कि मैं इमरान को बुलाता था कि हाँ भाई बताओ क्या सिचुएशन है, अब क्या हो रहा है। तो बल्कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, अब्बा पूछते थे यार किसी को पता हो या ना हो तुझे ज़रूर पता होगा। तो मतलब उनको, हाँ उनको ये पता था कि किसी और को पता हो ना हो, कहीं ना कहीं पे वो भी इन चीज़ों से थोड़ा सा इजी ही रहते थे कि कोई नहीं, चलो आपस सब में जो है इनका सारा कुछ मैनेजेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑफिस से हम नामवर गुलकार साहिर अली बगा साहब के घर रवाना हुए। फ्यूचर में आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह पाइपलाइन में मेरे अभी एक मेन जो मेरा एक प्रोजेक्ट है, जो मेरा सीज़न आ रहा है, उसका नाम अभी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द ऑडियंस तक वो पहुँचेगा। मेरा सीज़न है, उसमें मेरे चैप्टर्स आएंगे सॉन्ग्स के, जिसमें एक चैप्टर में 5 गाने होंगे, फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में फिर 5 गाने होंगे, और उसकी यूएसपी ये होगी कि उन तमाम गानों में मैं अपने साथ हर दफ़ा एक नए सिंगर को इंट्रोड्यूस करूँगा, और उसमें मैं स्टार्ट लूँगा अपने अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ। फिर उसमें वेरियस आर्टिस्ट आएंगे मेरे साथ, और उसका मैंने म्यूज़िक भी, सारी इसकी कॉम्पोजिशंस भी खुद डिज़ाइन किए हैं, म्यूज़िक अरेंजमेंट सारा। तो इंशाल्लाह आई होप कि जो ओरिजिनल और अच्छे म्यूज़िक से प्यार करने वाले लोग हैं उनको मेरा ये सीज़न बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। साहिर अली बगा ने हमारा इस्तकबाल किया। आमिर, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आपके कज़न भी हैं, आपने इतना वक्त इनके साथ गुजारा है, आपने काम भी किया है, सीखा भी होगा, सिखाया भी होगा, कैसा रहा ये सारा सफ़र? मैं इस इंसान के बारे में ये बताना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए समझ लें कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में स्पेशल होते हैं। मेरे लिए आमिर एक उन स्पेशल लोगों में से नंबर 1 पे है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था इकट्ठे स्टार्टिंग में, आज से 20-25 साल पहले,
तो आमिर मेरे लिए जो ना इसने बहुत कुछ किया, मैं बता सकता हूँ कि मैं पहली दफ़ा मुझे इंडिया में ये लेके गए, इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई कि भी ऐसे होता है, ये स्टूडियोज़ हैं। हालांकि मैं यहाँ पाकिस्तान में काम करता था इंडस्ट्री में, तो पहली दफ़ा आमिर हमेशा मेरे साथ ऐसे रहा है कि मुझे इसकी कोशिश होती थी कि मैं आगे जाऊँ। मैं इसको लगता था कि मैं टैलेंट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए इसने मुझे सपोर्ट बहुत किया इस ज़माने में। आप दोनों ने कितने प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे के साथ काम किया? हमने बहुत ज़्यादा, हमने एक एल्बम बनाया था जनरेशन, हाँ जी, इसमें आशा भोसले जी के साथ गाने किए थे, गज़ल्स, और उसमें मैंने कंपोजिशंस भी की थी, म्यूजिक अरेंजमेंट सारा भी किया था। उसमें जो हमने बड़ा अच्छा एल्बम है वो, पूरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली थी इस एल्बम को। मैंने और आमिर ने मिलके बनाया था, हमने कंपोजिशंस, हम इंडिया भी गए थे उनके वोकल्स करने और काफ़ी चीज़ें। सबसे फेवरेट कंपोजिशन कौन सी है आपकी? मेरी जो सबसे फेवरेट कंपोजिशन जो है जो हमने जो मिलकर किया हुआ है, उसमें मुझे एक गाना है धीरे धीरे, आमिर ने और आशा भोसले जी ने गाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गज़ल टाइप का सॉन्ग नुमा गज़ल टाइप की चीज़ है, यानी गज़ल और गीत मिक्स कह सकते हैं उसको। वो बहुत अच्छा मुझे गुनगुना लगता सकते हैं आप हमारे लिए? मुझे धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना धीरे धीरे। मुझे असल में ना उसमें ज़्यादा इस गाने के अंदर जो मुझे बहुत चीज़ अट्रैक्ट की थी ना, कि जब हमने कंपोजिशन की थी और जब मैं इसको गाइड कर रहा था, मैं खुद इसको गाइड गाया भी, फिर आमिर ने गाया, जो हमने बनाया था वो गा दिया। उसके बाद जब यही गाना वही जब हमने आशा जी के वोकल्स किए ना, तो वो एक और ही रंग हो गया उसका। बेशक ऐसे। तो इसलिए मुझे ना उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे एक हमने जो उसको क्रिएट किया है, उसके बाद कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो है उसको कैसे अपने रंग में लेके आता है। तो जब वो आशा जी के रंग में आया ना, तो वो बहुत कमाल यूनिक हो गया। इंडियन मूवीज माय वाइफ्स मर्डर और गैंग ऑफ घोस्ट, इसमें आपने गाने गाए, काम किया, कैसा था तजुर्बा? दैट वाज रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे बड़ा मज़ा आया उस इंडस्ट्री में काम करके। ऑब्वियसली आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं कि यार हम इंडस्ट्री से आए हैं, ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, हॉलीवुड क्या काम कर रहा है, बॉलीवुड क्या काम कर रहा है। तो वो ऐसा ही ये भी कोइंसिडेंटली हुए ये चीज़ें कि बस कुछ अब्बा के प्यार करने वाले लोग और कुछ हमारी गैदरिंग के जो लोग थे, उनको पता चला कि मैं उन दिनों आशा जी वाले, जैसे बगा जी ने अभी जिक्र किया, एल्बम के दौर में मैं वहाँ पे था। तो अनिल कपूर जी बहुत अब्बा से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन भी हैं। तो उनसे हम ऐसे मिलने चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा ये मैंने फ़िल्म बनाई है माय वाइफ्स मर्डर, मेरी अपनी प्रोडक्शन आ रही है। तो उन्होंने हमें 15 मिनट की वो एक फ़िल्म दिखाई थी, वन लाइनर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नील जी इसमें कोई गाना नहीं है? तो उन्होंने ऐसे स्पॉन्टेनियसली बोल दिया कि नहीं गाना तो नहीं है, तू बना, तू बनाता है तो डाल देते हैं, ऐसे जैसे ये रिएक्शन चल रहा है। मैंने कहा अच्छा सर, मैंने कहा बना लेते हैं। उन्होंने कहा कल आप आओ देवानंद थिएटर में, आपको मैं फ़िल्म दिखाता हूँ, तो आप गाना बनाओ। तो वो फिर हमने गाना उसके लिए मैंने कंपोज़ किया था, फिर वो अब्बा ने गाया, उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने, तो उसको उन्होंने फिल्म में यूज़ किया, उसे प्रमोशनल सॉन्ग यूज़ किया। और फिर गैंग ऑफ घोस्ट में मेरे अब्बा का गाया हुआ बहुत मशहूर तरीन, उसको आप गज़ल भी कह सकते हैं, गीत भी, वो पारी पाकिस्तानी मूवी में आया था गाना, वो मैंने उनको सुनाया। सतीश कौशिक जी डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो उन्होंने वो गाना सुना तो उनकी फ़िल्म में वो गाना बड़ा फिट हो गया। तो बस उन्होंने भी प्यार किया मेरे से, उन्होंने कहा ये गाना मुझे चाहिए। तो मैंने कहा, और वो फिल्म एक्चुअली फिल्म डिडंट डू वेल, बट गाना जो है वो लोगों तक काफ़ी पहुंच गया था। वो काफ़ी उसने मेरी रिकग्निशन में इजाफा किया। इंडियन मूवीज़ में आपने गाने गाए हैं, कोई सबसे फेवरेट आपका अपना गाया हुआ गाना जो आपको पसंद हो, आपको अपनी वो धुन बहुत दिल को आपके भाती हो, आप हमें भी सुनाइए। वो जो दिल को भाती है वो वही है जो बगा जी ने जिक्र किया, हमारी एल्बम जनरेशंस का, जो मैंने आशा जी के साथ गाया था वो ड्यूट। और वो बगा जी ने इतना खूबसूरत उसको कंपोज और उसका अरेंजमेंट इतना खूबसूरत किया। और इवन उस वक्त मैं हैरान हो गया जब इन्होंने तबला खुद रिकॉर्ड किया, बजाया, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। और उसमें इतना खूबसूरत तबला बजाया इन्होंने कि पूरे इंडिया में वो लोग आज वो पैटर्न याद करते हैं रियाज के तौर पे। तो कई लोगों ने मुझे उसकी वीडियोस भेजी हैं, तो मेरा दिल तो वही है कि मैं आपको वही एक उसका एक मुखड़ा सुना दूँ जाते जाते।
धीरे 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 तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, तेरे बिना अब जानिया चैन पाएगा दिल कहाँ, धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना। थैंक यू सो मच। आमिर, जिंदगी में कोई ख्वाहिश बाकी रह गई हो, कोई ख्वाहिश हो दिल में बाकी के पूरी हो जाए, किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना हो? ऐसे जैसे मटेरियलिस्टिकली तो कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। दुनिया में चीज़ें लोग प्यार भी करते हैं, अल्लाह ने पहचान भी दे दी है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। जब आँख खोली थी तब से स्टारडम भी देख रहे हैं, और यही देखा है कि एक सेलिब्रिटी की औलाद जैसे वो खुद भी सेलिब्रिटी होती है, लेकिन हम्बलनेस होनी चाहिए, ठीक है। एक ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी की जो मैं चाहता हूँ अल्लाह पंचन पाक उसको पूरा करें, वो ये है स्पेशली कि मैं अपने अब्बा के नाम की उस्ताद गुलाम अली खान म्यूज़िक एकेडमी पूरी दुनिया में बनाना चाहता हूँ। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन आई ओपन इट इन दुबई, फिर यूके, फिर अमेरिका, कनाडा। ये मेरी एक समझ लें अब ज़िंदगी का एक मेन ख्वाहिशों में से मेन एक ख्वाहिश यही है। साहिर अली बग्गा के साथ अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट की रिहर्सल की। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हसीन, एक खूबसूरत शख्सियत के साथ आमिर गुलाम अली को जानकर आज बहुत ही अच्छा लगा। किस तरीके से वो अपना दिन गुजारते हैं, किस किस तरह के काम किए, किस तरह के दोस्त हैं और क्या क्या कुछ करने वाले हैं। यकीनन आप लोगों को भी आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारे अगले शो को ज़रूर देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।